नमस्कार। अमर उजाला के इस खास शो खबरों के खिलाड़ी में आप सबका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। 5वां संस्करण है ये खबरों के खिलाड़ी का, और इन 5 हफ्तों के दौरान लगातार चर्चा राहुल गांधी के आसपास रही। कभी उनकी यात्रा को लेकर, कभी उनके अडानी को लेकर हमले को लेकर, कभी उनकी सदस्यता को लेकर, और आज आलम यह है कि वो राहुल गांधी जो पिछले 4 हफ्तों से खबरों के खिलाड़ी के हर एपिसोड के सबसे बड़े अब चेहरे रहे, वो राहुल गांधी अब सांसद से पूर्व सांसद हो चुके हैं। तो आज जाहिर तौर पर फोकस मोटे तौर पर इसी सूरत के कोर्ट के फैसले पर होने वाला है, लोकसभा सचिवालय के फैसले पर होने वाला है कि आखिरकार जो हुआ राहुल गांधी के साथ वो सही हुआ या नहीं हुआ, और इसका असर 2024 की लड़ाई पर कितना पड़ने वाला है। खास मेहमान, खबरों के जो जानकार हैं, खबरों के जो विश्लेषक हैं, जो खबरों के असली खिलाड़ी हैं, वो यहाँ मेरे साथ मौजूद है। परिचय कराता हूँ कुछ नए खास चेहरों से। अक्कू श्रीवास्तव जी हैं। अक्कू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। रास बिहारी जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका रास बिहारी जी। प्रवीण तिवारी हम सबके साथी पुराने हमारे साथ मौजूद हैं। उधर सबसे आगे मेरे बाईं तरफ विनोद अग्निहोत्री जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है विनोद जी आपका। अभय दुबे जी हैं, आपको सब जानते हैं, टीवी पे हम लोग देखते रहते हैं, स्वागत है आपका। और जयदीप कर्णिक जी जो अमरउजाला.com के संपादक हैं। मैं शुरुआत करता हूं खबरों इस चर्चा की, और मेरा पहला सवाल अभय जी आपसे है, क्या होगा अब इसका जो कल हुआ, राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो गई, जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे थे इस शो शुरू होने के पहले, वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या होगा? इसका फायदा मिलेगा, नुकसान होगा? एक तो इसका कानूनी पहलू है, मैं नहीं समझता उस पर चर्चा करके हम लोगों को वक्त जाया करना चाहिए। कम से कम मैं तो उसकी में चर्चा नहीं करूंगा, ना उस विषय की मुझे ठीक से जानकारी है, और उस पर वो चीजें तो फिक्स हैं, बिल्कुल निर्धारित किस्म की है। लेकिन इसका राजनीतिक पहलू है, इसमें मेरी जरूर दिलचस्पी है। आपको याद होगा कि 1977 के बाद में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में इंदिरा गांधी की संसद सदस्यता इसी तरह से सदन ने ले ली थी, और हाँ, उसके बाद में फिर इंदिरा गांधी की वहां से वापसी शुरू हुई। तो राहुल गांधी चाहें तो इस मौके का ये उपयोग कर सकते हैं। उनकी सदस्यता छीन ली गई है, और पहले वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सड़क पर रह भी चुके हैं। अब वो वास्तव में आंदोलन करने के लिए सड़क पर उतरे, और जैसा कि आप भी उस वक्त कह रहे थे कि जब उनकी सदस्यता छीनी गई, उसके बाद कांग्रेसियों ने कहां धरना दिया, कहां पर उन्होंने सड़क जाम की, उनके जो सांसद हैं सड़क पर नहीं उतरे, उनके कार्यकर्ता सड़क पर नहीं उतरे। तो सवाल इस बात का है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ तो कांग्रेसी धरना देने के लिए, आंदोलन करने के लिए सड़क पर उतर आते हैं, और राहुल गांधी की तो राहुल गांधी के खिलाफ जब ईडी का हमला हुआ और केंद्रीय एजेंसियों ने उनके ऊपर दबाव डाला, तब भी वो सड़क पे उतरे थे। लेकिन इस मसले पर वो खामोश क्यों है? इस मसले पर वो कल से लेकर अभी तक रणनीति ही बना रहे हैं। कल मैंने शाम को टीवी खोला तो पता लगा कि कांग्रेस की मीटिंग चल रही है। उन्होंने क्या निर्णय लिया अभी तक नहीं पता है, वो उनकी रणनीति बनाना जारी है। मेरे ख्याल से यही मौका है कि उन्हें सड़क पर उतरना चाहिए, और कांग्रेस की एक आंदोलनकारी छवि जनता के ऊपर प्रोजेक्ट करना चाहिए। अडानी के मसले को, जो कि विपक्ष के लिए एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है, जिसमें भाजपा सकपकाई हुई भी है थोड़ी सी। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि मसला जल्दी जल्दी खत्म हो, इस पर तकनीकी किस्म की जांच हो, सुप्रीम कोर्ट करेगा, लेकिन इस पर एक राजनीतिक मसला इसकी पर ना बने। ध्यान कीजिए, हिंडनबर्ग वालों ने कहा है कि एक रिपोर्ट वो और लाने वाले, और वो रिपोर्ट पिछली रिपोर्ट से भी ज्यादा विस्फोटक होगी। इसलिए अडानी के मसले में बहुत जान है। अगर विपक्ष चाहता है कि इस मसले को एंटी इनकम्बेंसी का ट्रिगर पॉइंट बनाया जा सके, तो यही मौका है। राहुल गांधी इस मौके को, इस जो उनके ऊपर सदमा लगा है, इसको एक अवसर में बदल सकते हैं। और याद रखिए, चुनाव का वर्ष तो महत्वपूर्ण होता ही 2024, चुनाव से पहले का वर्ष उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अभी एंटी इनकम्बेंसी का ट्रिगर पॉइंट 1 साल पहले ही मिलता है। तो क्या ये जो मौका था, अक्कू जी मेरा सवाल आपसे है, क्या कांग्रेस पार्टी वाकई में बहुत स्लो रिएक्ट करती है? जब सूरत कोर्ट ने फैसला दिया, आप 24 घंटे तक बैठे रहे, लोकसभा सचिवालय ने नोटिस निकाल दिया, आपकी सांसद ही चली गई। अब जब धरना करना चाहिए, तो जो बात अभय जी कह रहे हैं, कल खबर आने के बाद 24 घंटे बीत गए, राहुल गांधी दिखे नहीं है, धरना तो दूर की बात। शतरंज में क्या होता है, पहले बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं कंप्यूटर पे, स्क्रीन पे, कि अगर ये होगा तो 1.5 हाथी घोड़ा ये चला जाएगा, 1.5 घोड़ा चलने के बाद हाथी कैसे आएगा, हाथी चलने के बाद ये कैसे होगा। शायद क्योंकि मैं कांग्रेस के अंदरूनी खाते को नहीं देखता हूँ, लेकिन ये जरूर देखता रहा हूँ, राजनीतिक रूप से हमेशा इन्होंने प्रतिक्रिया करने में देरी की है, और जब हो जाती हैं चीजें तब की है। इन्होंने अपने 24 घंटे गंवा दिए कल की जो प्रतिक्रिया हुई लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, और उसके पहले फैसले में 20-22 घंटे का अंतर था।
अगर उसी समय उनको ये अंदाजा था राहुल जी जाएंगे, ये होगा, उन्हें ये नहीं पता था कि राहुल नहीं कहेंगे क्या, या नहीं कहेंगे, या कहेंगे क्या कहेंगे, उसमें से किसी की शायद हिम्मत नहीं हो रही थी कि राहुल करेंगे क्या वहां पर। क्या वो कोर्ट जज साहब के साथ जज ये पूछेगा कि आप माफी मांगते हैं, आप कहेंगे कि नहीं कहेंगे, तो किसी ने भी शायद उनसे नहीं पूछा क्या आप करेंगे। तो वो अपने आप में एक रिजिडनेस रखी उन्होंने, और वो उसका खुलासा भी नहीं किया। उनको ये डर रहता होगा कि शायद वो खुलासा हो गया तो बाहर चली जाएगी बात, बाहर चली जाएगी तो दूसरी चीजें हो जाएंगी। दूसरी तरफ जो उनकी दुश्मन है, कट्टर दुश्मन है, और जो रणनीति दूसरा और मैदान सजा रही है, उसमें कब क्या होना ये किसी को नहीं पता होता है। हम सब लोग बहुत सारे तरीके से जानते हैं। बड़ा फैला दी गई खबर राजस्थान में पंडित चेहरा, अश्विनी वैष्णव सब मना कर रहे हैं, लेकिन तब भी वैष्णव हो रहा था। नहीं होना था, नहीं हुआ, लेकिन वहां से कोई खबर नहीं आई। यहाँ सब खबरें रिएक्ट, जब मैदान सज चुका होता है, गोल पड़ चुका होता है, पेनाल्टी कॉर्नर की नौबत आती है, तब सोचते हैं कि अरे खिलाड़ी कौन है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और ये दिक्कत होने की वजह से कांग्रेस ने अभी तक अपनी जमीन खोई है। अभी तक मतलब ये अगर पहले सौदा तय हो जाए कि हम अखिलेश को चुनाव लड़वा रहे हैं, अखिलेश के साथ लड़ रहे हैं, अगले 10 साल में हमारा क्या होगा, तो हो भी सकता है। लेकिन जब आप यही तय ही नहीं करेंगे, और फिर ये जो जमींदारी का प्रथा चलती है, राजनीतिक जमींदारी में 20 साल इंतजार नहीं किया जाता है, कानून की इंतजार नहीं होती है। वहां तो 2 साल की होती, 3 साल की होती, उसके बाद तो आदमी कहता है भैया ये तो खेती मेरी है, मेरे पुरखों की है, तो क्यों उनके लिए छोड़ा जाएगा। ये इस समय सबसे बड़ी बात यही होगी कि कांग्रेस कैसे आगे की सोच करके, क्या राहुल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होने वाली है उसमें कहेंगे कि मैं वहां माफी नहीं मांगूंगा, मैं जमानत नहीं लूंगा, जो कह रहे हैं। ये तो उस दिन भी कर सकते थे ना, सूरत कोर्ट में कह सकते थे कि हमको अपील में जाना ही नहीं है। हाँ, आप हमको सेंटेंस सुनाइए, मैं जेल जाऊंगा। लेकिन ये भी तो है ना, अगर ये करेंगे तो 8 साल जाएंगे, 8 साल का ताज इन पे नहीं होगा। अब अगर जब तक कोर्ट भी सहारा ना दे, तब तक अगर आप माफी नहीं मांगेंगे तो कोर्ट से सहारा ही कहां मिलने वाला है। फिर तो एक लड़ाई जमानत की होगी, एक लड़ाई सजा को दोष सिद्धि के खिलाफ होगी, तो वो दोनों अलग चलेंगी चीजें। लेकिन 8 साल जाने का, 8 साल का मतलब 60 साल होना, और फिर बहुत सारी चीजें 60 साल तक, 8 साल पूरी लड़ाई कौन लड़ेगा। विनोद जी, आप ज्यादा बेहतरी से इस बात का जवाब दे पाएंगे। पवन खेड़ा का मामला हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने एयरपोर्ट पर ही धरना दे दिया, टरमैक पर बैठ गई पूरी की पूरी पार्टी। उसी के 2 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट चले गए, स्टे लेकर आ गए। पवन खेड़ा अगले दिन पहुंच भी गया रायपुर, अधिवेशन में हिस्सा भी लिया। क्यों वो गुस्सा नहीं दिख रहा है कांग्रेस पार्टी में, क्यों प्रोटेस्ट करती हुई नहीं दिखाई दे रही है? अगर वाकई में राहुल गांधी, ऐसा क्यों इंप्रेशन आ रहा है कि ये सोशल मीडिया की पार्टी बन गई, सिर्फ ट्वीट कर रही है, सड़कों पर नहीं दिखाई दे रही है? देखिए, पवन खेड़ा का मसला एक तात्कालिक मसला था, इसलिए उस पर तुरंत एक्शन लिया, रिएक्शन हुआ, एयरपोर्ट पे बैठ गए वहीं रनवे पर, और सुप्रीम कोर्ट ने मूव किया क्योंकि अगले दिन उनका होना था। ये लंबी लड़ाई है, ये एक दिन की लड़ाई नहीं है राहुल गांधी वाली, ये लड़ाई लंबी है, पूरे 2024 चुनाव तक चलनी है, और इसी बीच में विधानसभाओं के भी चुनाव होने हैं। ये तो इंतजार ही कर रहे हैं सरकार की, ये लोग कुछ ऐसा करें जिससे सबको उठा जेल में डाल दें। तो पता लगा पार्टी जो है, अभी कर्नाटक का चुनाव भी है सर पर, बिल्कुल आज 124 की लिस्ट आ गई है, और आधे नेता जेल में चले जाएं। तो कांग्रेस पार्टी भी जितना हम लोग सोच रहे हैं, तो ऐसा नहीं वहां सब मूर्ख बैठे हुए हैं, वहां भी नेता लोग हैं, वहां भी सोच रहे हैं, तो उस हिसाब से वो फेस बाय फेस। और उसके बाद ऐसा नहीं कांग्रेस पार्टी बैठी हुई है, उन्होंने पूरा एक्शन प्लान तैयार किया है, जिले जिले में प्रदर्शन की तैयारी है, इसके बाद जो है स्टेट लेवल पे प्रदर्शन की तैयारी है, रैलियों की तैयारी है। ये लंबी लड़ाई है, ये एकदम से कूद पड़ा रेलवे लाइन, ट्रैक जाम कर दिया, उठाक बंद कर दिए, और सरकार को मौका मिल गया, ये तो जो है शांति फैला रहे हैं। तो ये अराजकता, कम से कम संसद में धरने पर बैठ सकते थे। या कल की स्टीयरिंग कमेटी में खबर मैंने कहीं पढ़ी आज सर, कि किसी ने ये प्रस्ताव दिया कि हम सब इस्तीफा दे देते हैं, संसद से इस्तीफा दे देते हैं। प्रस्ताव आया है, लेकिन देखिए ये चीजें जो है एक दिन में नहीं होती है, ये बड़े फैसले हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम से अतिरेक में कोई फैसला ले ले। जैसे अभय जी कह रहे थे कि ये एक मौका मिला है इंदिरा गांधी की तरह। इंदिरा गांधी की भी जो संस्था गई थी तो कहाँ धरने बैठे थे सांसद उस समय, अब उठा देख लीजिए। उसके बाद एक लंबी लड़ाई उन्होंने की और बाहर निकली और पूरे देश घुमा, और उसके बाद उसके नतीजे आए। तो ये ऐसा नहीं है कि एकदम से वो तात्कालिक मामला था पवन खेड़ा वाला, इसलिए उसमें प्रेम वो एक्शन, ये लड़ाई लंबी लड़ाई है। दूसरी बात ये जरूर है, एक जड़ता निर्णय लेने में देरी और जड़ता की समस्या तो कांग्रेस में है, खासकर सोनिया गांधी के जमाने की कांग्रेस में तो ये समस्या रही है। राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के जमाने में ये समस्या नहीं थी, लेकिन इस कांग्रेस में तो ये समस्या रही है, सरकार में भी थी।
तब भी ये समस्या रही है और अभी भी है, ये तो है, इसमें कोई किसी को इतराज नहीं है। लेकिन ये मामला ऐसा है कि इसमें दो स्तर पे लड़ाइयां होनी है। एक तो कानूनी लड़ाई होनी है, और जो अब ये आकू जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि 8 साल का मामला है, तो एकदम से बड़े आदर्शवादिता के चक्कर में पता लगा आप 8 साल भी अपने गंवा दें, 8 साल आप सीट से बाहर हो जाए, तो पार्टी के लिए भी मुश्किल और आपके लिए मुश्किल। तो इसलिए इसमें सारे लीगल कोर्स का इस्तेमाल करेंगे। वो मंडे को सेशन कोर्ट में जाएंगे, उसके बाद सेशन कोर्ट के बाद वहां 30 दिन के अंदर निर्णय होना है, फिर हाई कोर्ट जाएंगे, जो भी जैसा भी होगा। और जाहिर है अगर कन्विक्शन स्टे हो गया तो मसला ये खत्म हो जाएगा, अगर सजा भी कम हो गई तो भी मसला कम हो जाएगा। तो इन लोगों को उम्मीद है कि कुछ ना कुछ मिलेगा। अब क्या मिलेगा ये तो कोर्ट में पता लगेगा। लेकिन मेरा एक खाली कहना है इसको लेकर के कि आज राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद काफी सारी चीजें स्पष्ट होंगी, और एक लॉन्ग टर्म प्लान कांग्रेस की जो स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हुई है उसमें बनाया गया है। अभी उसको अनाउंस नहीं किया है, लेकिन मेरी जानकारी, रात में मेरी 12-1 बजे तक लोगों से बात हुई जो लोग स्टीयरिंग कमेटी में थे, तो उन्होंने कुछ रणनीति और अपने प्लान्स बनाए हैं। मैं यही सवाल राजबिहारी आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप लोग तो उस जमाने से कवर करते आ रहे हैं राजनीति को। इंदिरा गांधी की सदस्यता गई, कांग्रेस पार्टी ने उस बहाने से उस 2-2.5 साल के अंदर अपने आप को इकट्ठा किया और बम्पर मेजोरिटी के साथ इंदिरा गांधी 80 में लौट कर आई। क्या वो दम इस कांग्रेस में है? राहुल गांधी की सदस्यता गई, क्या बम्पर मेजोरिटी के साथ 1 साल के बाद जो चुनाव होने वाला है, पिछली बार वीक अपोजिशन था इंदिरा गांधी के सामने, ये मजबूत है, मोदी है जिसके पास 300+ सीटें हैं, क्या मुकाबला कर पाएंगे? क्या राहुल गांधी रिवाइव कर पाएंगे इस मौके को? आपने बहुत सही बात की। इंदिरा गांधी 1978, 50 साल से ज्यादा हो गया इस बात को। राजनीतिक परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हैं। उस समय जनता पार्टी थी, जनता पार्टी में इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करें या ना करें, इस पे भी अलग अलग मत थे, आपस में मतभेद भी थे, लेकिन इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया गया। लेकिन अब अगर आप देखें तो कांग्रेस कहाँ है, अब किन राज्यों में है कांग्रेस? उस समय कांग्रेस जो देश के बड़े राज्य थे, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में भी बड़ी अच्छी उसकी पकड़ थी, उसके जो भी मतदाता थे उन पर पकड़ थी, इसी कारण दोबारा लौट के आई। लेकिन आज कहाँ है? आज अगर देखेंगे केंद्र में एक मजबूत सरकार है, बहुमत की सरकार है, और राहुल गांधी की को सजा होने, सदस्यता जाने पर पूरी पार्टी एक मत है, उसके सहयोगी दल भी एक मत है कि राहुल गांधी को जो सजा हुई है ये कानून ने दिया है, कोर्ट ने दी है, ये सरकार ने नहीं दी है। लेकिन इसको ऐसे कांग्रेस कोर्ट के पास तो बीजेपी का विधायक ही गए ना, पूर्णेश मोदी, वहां पे वो गए, वहां सुशील मोदी गए, बिहार में बीजेपी के नेता गए, कोई और मोदी तो गया नहीं कोर्ट में। सुशील मोदी भी कोर्ट में गए थे, तो ये राजनीतिक शख्सियत ही तो है। नहीं, लेकिन आपने सारे मोदियों को कहा तो कोई ना कोई मोदी, कोई और मोदी कहाँ गया? देखिए राजनीति में किसी ना किसी मोदी को तो वो जाना ही था, हो सकता है उनको तैयार किया हो, आप जाओ, और कोर्ट ने फैसला दिया। और ऐसा तो है नहीं कि पहली बार किसी संसद सदस्य की सदस्यता रद्द की है। सोनिया गांधी की भी जब लाभ के पद को लेकर 2006 में लोकसभा की सदस्यता गई थी, दोबारा चुन के रायबरेली से आई वो। लेकिन अब बात यह है कि ये देखिए कि पूरी तरह कानूनी मसला है। आपने किसी की अवमानना की, वो कोर्ट में गया, कोर्ट ने आपको सजा सुनाई, और लोकसभा ने जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, जो कानून है, उसके तहत आपकी सदस्यता रद्द कर दी। अगर आगे भी जाते हैं, जो कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे, तो क्या कानूनी लड़ाई में कितना फायदा मिलेगा इनको? हमदर्दी नहीं मिलेगी। कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता को आप सदस्यता बहाल कर, उसकी निष्कासित कर रहे हैं, इसका सिंपैथी, हमदर्दी, सहानुभूति नहीं मिलेगी। देखिए इसमें दोबारा सजा हो ना हो, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन 2 साल से ज्यादा की सजा, 2 साल है, 2 साल से ज्यादा सजा है, इस पर तो उस पर डिपेंड करेगा कि इन पर जो अवमानना का दोष सिद्ध हुआ है, वो अगर ऊपर की कोर्ट में सिद्ध नहीं होता है तो फैसला होगा। 2 साल से ज्यादा उस पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उस पर कोई कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। मैं कोर्ट की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं राजनीतिक सहानुभूति की बात कर रहा हूं। दूसरा ये है कि कह रहे हैं कि ये राहुल गांधी के पास मौका है। किसके पास मौका था? 2013 में लालू यादव की भी सदस्यता गई थी, क्या उनको मौका मिला? और भी कई सारे सांसद। इंटरेस्टिंग बात आप कह रहे हैं। मैं जयदीप आपके पास आना चाहता हूँ इसी नोट पे। 2013 की बात की राजबिहारी जी ने, अब मुझे याद है जब इनकी सदस्यता गई लालू यादव की, लालू यादव को जेल जाना पड़ा। 2015 में विधानसभा चुनाव हुए बिहार में, और आरजेडी ने ज़बरदस्त तरीके से वापसी की, आरजेडी की सरकार बन गई वहाँ पे, और नीतीश कुमार के साथ मिलकर दोनों ने एक नया अलायंस बनाया और सरकार बनाई। क्या जो हमदर्दी लालू यादव को या उनकी पार्टी को मिली 2014-15 के चुनाव में, क्या वो राहुल गांधी को मिल पाएगी 24 के चुनाव में? दिलचस्प सवाल है सुमित, और अभी तक की जो बहस हुई उसमें से हमें यही पता लगता है कि दरअसल राजनीति जो है वो अवसरों का खेल है,
और उपलब्ध अवसर को कौन किस तरीके से अपने हक में भुना लेता है, उसी पर निर्भर करता है। लालू यादव जेल चले गए, उस वक्त की जो परिस्थितियां थी, नीतीश कुमार और इनका जो गठबंधन था उसमें दरार आ गई थी, उस दरार का लाभ लेकर और अपनी जेल में उपस्थिति को लेकर अगर वो उस तरीके से कर पाए तो ये बड़ी बात हुई। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर राहुल गांधी अपने फेवर में उस सिंपैथी को भुना पाते हैं तो अभी कांग्रेस का क्या नारा है कि ये लोकतंत्र पर हमला है, लोकतंत्र हम बचा रहे हैं। इसी को आप देखिए कि अभी मोदी की बात हो रही थी और आपने भी कहा मोदी सरनेम वाला कोई नहीं गया, मोदी सरनेम वाले ने कोई अपील नहीं की, लेकिन पूरे ओबीसी पर सत्ताधारी दल ने उसको लागू कर दिया है कि ओबीसी के खिलाफ की गई टिप्पणी है, इसमें वैसे ओबीसी वोट को जोड़ दिया गया है। इसका मतलब राजनीति के दांवपेच दोनों तरफ से चल रहे हैं। किसका दांव भारी पड़ेगा ये तो वक्त आने पर पता लगेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मुद्दे को इतना बड़ा न होने देने का एक अवसर राहुल गांधी के पास था और उनकी पूरी टीम को भी ये पता ही होगा। वो माफी मांगकर इससे बरी हो सकते थे और ये मुद्दा इतना बड़ा होता ही नहीं ना उनकी सदस्य। फिर वो सावरकर के बराबर हो जाते कि उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी, हमने भी माफी मांग ली। हाँ, यही है ना। तो अगर उनकी यही रणनीति थी तो इसके आगे की भी रणनीति उनके पास होनी चाहिए, क्योंकि जो इस तरह की त्वरित कार्रवाई सत्ताधारी दल की तरफ से हुई, वो त्वरित कार्रवाई जो है, उस त्वरित कार्रवाई का क्या जवाब उनको दे। जो बात हो रही कि स्लो है, जो मनमोहन सिंह सरकार के समय पॉलिसी पैरालिसिस की भी बात आई थी कि आपके पास पॉलिसी भी नहीं है और पॉलिसी लेने के लिए जो क्षमता होनी चाहिए, तेजी से आप निर्णय नहीं ले पाते, वही दिखाई दे रहा है। गोवा की भी कल हम लोगों ने अपने बातचीत जब सदस्यता रद्द हुई थी कि गोवा में जितनी तेजी से इतनी सारी सीटें आने के बाद भी भाजपा एक्टिव हो गई, नितिन गडकरी चले गए। तो आप अगर तुरंत रिएक्ट नहीं कर रहे हैं तो आप निश्चित ही राजनीति के इस दांव को जो है हारने वाले हैं। लेकिन इन अवसरों को जो अच्छे से बुनाता, मैं फिर से कहूंगा, अगर आप लूज गेंद डालेंगे तो उस पर छक्का पड़ेगा। अगर राहुल गांधी की टीम का ये मानना था और स्वयं राहुल गांधी का कि अगर मैं माफी मांग लूंगा तो मेरी बराबरी सावरकर वाली माफी से की जाएगी, हम उस मुद्दे को कैसे उठाएंगे, माफी मांगने से मैं छोटा हो जाऊंगा, तो माफी नहीं मांगने पर आगे जो कुछ भी होगा उससे रणनीतिक तौर पर आप कैसे निपटेंगे, मुझे नहीं पता क्या तैयारी थी। अभी तक अपील क्यों नहीं हुई? अपील होने के बाद आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तेजी से विरोध के स्वर उठने चाहिए थे वो क्यों नहीं उठे, कौन सी उठे केवल सोशल मीडिया पर उठे। देखिए, वही बात है कि केवल ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर तो चुनाव नहीं जीते जा सकते। वो एक लंबी बहस है, कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा और ढांचे में परिवर्तन। चूंकि बात हम राहुल गांधी और उनको जो सदस्यता रद्द हो गई है, रासबिहारी जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे, इनको राजनीति और कानूनी पेंच को अलग अलग देखना पड़ेगा। चाहे पूर्णेश मोदी गए हो, चाहे कोई भी गए हो, फैसला भाजपा की अदालत ने नहीं दिया है, देश की अदालत ने, एक मजिस्ट्रियल अदालत ने फैसला दिया है और ये कानून के तहत दिया गया है। और उसी कानून में ये प्रावधान है कि अगर 2 साल या उससे अधिक की अगर आपको सजा होगी तो उसकी वजह से आपकी सदस्यता विधायिका की जा सकती है। अब्दुल आजम की भी गई, वो विधानसभा से चले गए, ये लोकसभा से चले गए, तो कानून का तुरंत उपयोग किया गया। मेरा यह कहना है कि अगर आपके सामने एक ऐसा सत्ताधारी दल है जिसके पास 300 से ज्यादा सीटें हैं और वो राजनीतिक प्रहार को लेकर निर्मम है, केवल बाहर नहीं अंदर भी। मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि गुजरात में चुनाव होने के 1.5 साल पहले ऊपर से नीचे तक सबको जो बदल दिया गया, भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में वैसा दूसरा उदाहरण नहीं है। कुछ मंत्री बदल जाते हैं, मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, उप मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, 1-2 कैबिनेट मंत्री बदल जाते हैं। तो इतनी निर्ममता उन्होंने अपने स्वयं के चुनाव को जीतने के लिए भी दिखाई कि जब उनको समझ में आ गया कि ये वाला जो पूरा मंत्रिमंडल है गुजरात का चुनाव नहीं जिता सकता, तो उन्होंने पूरा मंत्रिमंडल बदला। जब इतना बड़ा हादसा हो गया ब्रिज वाला और उस हादसे से उनको लगा कि वोट जा सकते हैं, तो वहीं पर उन्होंने उस व्यक्ति ने जिसने जान बताई थी उसको टिकट दिया। तो यह तत्परता अगर आप राजनीति में नहीं दिखाएंगे तो निश्चित तौर पर आप अवसरों को गंवाएंगे। मैं फिर से कहूंगा, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होना एक ऐसा अवसर है जिसको अपने अपने पक्ष में बुनाने की कोशिश दोनों ही राजनीतिक दल करेंगे। कौन ज्यादा बुना पाता है ये आने वाला वक्त बताए। मैं प्रवीण, क्योंकि आप रोज यूट्यूब पे रहते हैं, लाइव करते हैं, रिएक्शंस देखते हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि डरो मत। उनके तमाम नेताओं ने स्लोगन लगा लिया, पोस्टर लगा लिया, डरेंगे नहीं, और लोकतंत्र का के साथ जाति कर रही है मोदी सरकार। आप किसी का ट्वीट देख लीजिए, सुप्रिया श्रीनेत से लेके और जयराम रमेश, रणदीप सुरजेवाला, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका ने जो कल का बयान है, प्रियंका गांधी वाड्रा का, बिल्कुल। मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आपको दिख रहा है कि ये सिंपैथी जो भी, इसकी बात हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं, क्या ये सिंपैथी जनरेट कर पाएगी और जनरेट क्या कैपिटलाइज भी कर पाएगी 2024 के चुनाव तक? क्या इतना मादा है इस कांग्रेस में?
मैं तो चर्चा की शुरुआत में आना चाहूँगा। अभय जी ने बड़े बैलेंस तरीके से जो 2-3 लाइनों में बात कही थी। कानूनी मामले पर बात नहीं हो सकती, बिल्कुल सही है, माननीय कोर्ट का जो फैसला है वो मानना पड़ेगा, लेकिन उससे आगे आना चाहिए। ओबीसी वाला मामला, जैसे कल बीजेपी ने एक के बाद एक, पहले जेपी नड्डा जी का थ्रेड देखिए, उसके बाद में फिर प्रहलाद जोशी, किरण रिजिजू, एक के बाद एक आप देखेंगे कि सबने ओबीसी के मुद्दे को उठाया। यानी बीजेपी ने अपने एक नैरेटिव पर, अब पॉलिटिक्स वाली उस पर आ जाइए, कोर्ट के आगे आइए। अब बात को, ये बात सही है कि कांग्रेस, आपने जो शुरुआत में कहा, 5वां संस्करण है खबरों के खिलाड़ी का, और 5वीं बार भी राहुल ही विमर्श के केंद्र में है। राहुल का विमर्श के केंद्र में होना, पहले भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद कैम्ब्रिज में उनका भाषण, उसके बाद में फिर अब उनकी संसदीय सदस्यता जाना, एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर राहुल को लेकर सिंपैथी या सहानुभूति जैसी स्थिति न दिखती हो। हर जगह एक जो उनकी आलोचना हुई थी, वो कैम्ब्रिज वाले भाषण पर जमकर आलोचना हुई, और उसकी आलोचना सभी ने की, एक सुर में की है। ये सहानुभूति सोशल मीडिया पे दिख रही है। सहानुभूति को एनकैश कराना ही अलग, जो अभय जी ने कहा, मैंने वही कहा कि शुरुआत में अगर आए तो आप मुझसे हर बार पूछते हैं कि प्रवीण बताओ क्या ट्रेंड कर रहा है। अभी 3 के ट्रेंड कर रहे हैं। पहला है बहुत आश्चर्यजनक रूप से केजरीवाल ने जैसे विरोध जताया, क्या कांग्रेस का वैसे विरोध देखने को मिला? केजरीवाल वो बोल गए जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, और उसके बाद कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। विधानसभा में खुलकर बोला, बाद में बाइट देकर दिए, बोला, ट्वीट करके बोला। वो जिस तरह से इस मुद्दे को लपक रहे हैं, वैसे कांग्रेस क्या लपक पाई, नहीं लपक पाई, या लपक पाएगी नहीं लपक पाएगी, एक सवाल है। दूसरा के आपको आश्चर्य होगा, अभी यहां पर भी चर्चा में शायद आश्चर्य हो जाए, कपिल सिब्बल। कोई सोच भी नहीं सकता कि अभी आप देखिए कपिल सिब्बल और राहुल गांधी सबसे ज्यादा ट्रेंड करेंगे लोग, और कांग्रेस के जो समर्थक हैं उनको बहुत ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है कि कपिल सिब्बल जैसा आदमी अगर साथ में खड़ा होता तो आज शायद ये स्थिति नहीं बनती। कपिल सिब्बल के सुझाव, और कपिल सिब्बल अब सपोर्ट कर रहे हैं राहुल गांधी का, 2 बार सपोर्ट कर चुके हैं। हालांकि ये सांसदी जाने की बात उन्होंने पहले ही कह दी थी, 1 दिन पहले कपिल सिब्बल कह चुके थे कि सांसदी पक्का जाएगी, इसमें कोई ये 30 दिन की, और जो इसीलिए वो ट्रेंड कर रहे हैं जी कि राहुल गांधी के साथी हो गए। उन्होंने सबसे पहले कह दिया था कि सांसदी तो गई, उन्होंने कानूनी NDTV पहलू, मैं आपको ये भी बता दूं, उसी बयान में उन्होंने कहा था बेतुकी सजा भी उन्होंने कह दिया था। तो ये एक बहुत सजा बड़ी तो हो गई ना। हाँ, वो तो हो गया। और अब तीसरा के आ जाइए इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये भी विमर्श बहुत लंबा चला जाएगा कि केजरीवाल और कपिल सिब्बल। तीसरा के है सबसे इंपॉर्टेंट, कर्नाटक। 2 महीने में चुनाव होने, अभी हम बातचीत कर रहे हैं। ये अगर नहीं भुना पाई कांग्रेस मजबूत है। भारत जोड़ो यात्रा को जो कर्नाटक में रिस्पांस मिला, जबरदस्त था। मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से, शिव कुमार ने या बाकी लोगों ने वहां पर जमीन पर बहुत मेहनत की है। एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर और राहुल की सहानुभूति, जिसको आप बार बार शुरुआत से पूछ रहे हैं, वो सहानुभूति निश्चित तौर पर, लेकिन अग्नि परीक्षा है कर्नाटक में, और कर्नाटक बहुत बड़ी चुनौती। और आप ऐसे ही मत सोचिए, देखिए आप प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सारे लोगों ने वहां पर ताकत लगानी बीजेपी की तरफ से शुरू कर। ये तीसरा के जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हम चाहे जितना डिस्कशन कर ले, इसका नतीजा बताएगा कि आखिर राहुल को सहानुभूति मिली, और ये 2024 के चुनाव पर भी डेफिनेटली इंपैक्ट डालेगा, साथ ही साथ 3 और विधानसभा चुनाव। चौथा के आपने 3 नहीं, मैं भी ये बोल रहा हूँ कि खबरों के खिलाड़ी, ये भी ट्रिपल के है, 3 के है, उसका असर भी देखने को मिलेगा। आप कुछ बोल रहे थे, कौन सा आप चौथा के कौन सा बोल रहे थे? मैं तो चौथा के बोल रहा था, खड़गे का। क्योंकि कर्नाटक कमजोर कड़ी वही वाला। नहीं, पर कमजोर कड़ी मैं नहीं मानता हूँ, आप कमजोर कड़ी मानिए, मैं नहीं मानता। खड़गे जिस तरह से एक्ट कर रहे हैं, जिस तरह कल उन्होंने होकर के सबसे पहला रिएक्शन खड़गे का आया, बहुत स्ट्रांग रिएक्शन था उनका। उसके बाद उन्होंने पार्टी मीटिंग बुलाई, आज वो बेंगलोर गए हुए हैं, और कर्नाटक में तो ऐसा नहीं कि कमजोर कड़ी है वो। इसलिए मैं उसको कमजोर कड़ी नहीं मानता। आकू जी की राय होगी, अपनी अलग होगी। और बैकवर्ड वाले मामले पे सबसे पहले खड़गे ने रिएक्ट किया है। उन्होंने 2 चीजें कही है जो जो जो, जो नोटिस करनी चाहिए। उन्होंने पहले कहा कि बैकवर्ड के पीछे क्यों छिप रहे हैं भाई, ये सारे मोदी बैकवर्ड है क्या? नीरव मोदी बैकवर्ड है क्या? ललित मोदी बैकवर्ड है क्या? तो सोरा मोदी बैकवर्ड थे क्या? पीलू मोदी बैकवर्ड थे क्या? तो बीजेपी ने क्यों खेला ये? वो तो सुशील मोदी और नरेंद्र मोदी चूंकि ओबीसी में आते हैं, अच्छा, इसलिए उन्होंने खेल खेला। चूंकि गुजरात में जो मोदी सरनेम है, मोदी भी, हालांकि गुजरात में सारे मोदी बैकवर्ड नहीं है, पीलू मोदी भी गुजरात के थे, सोरा मोदी गुजरात के थे। तो एचपी मोदी जो यूपी के गवर्नर थे 1900, वो पारसी थे, मारवाड़ी, पारसी भी लिखते हैं मोदी। ये सोरा मोदी, पीलू मोदी, रूसी मोदी, हाँ, एचपी मोदी। तो ये इसलिए अब क्योंकि बीजेपी ने नैरेटिव बनाने की कोशिश की, वो उसको ओबीसी वर्सेस राहुल, ताकि उसकी कोशिश ये भी है कि ओबीसी का जब हम कार्ड लाएंगे तो अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव को भी सोचना पड़ेगा। तो अब उसको कांग्रेस कैसे काउंटर करती है या दूसरे कैसे काउंटर करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो खड़गे ने सबसे पहले काउंटर किया इसको, तो इसलिए मैंने कहा चौथा के जो है वो खड़गे का है, हो सकता है।
दूसरी बात मैं ये कह रहा था, जो महत्वपूर्ण बात है, हम सब मान रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये टकराव बढ़ेगा सत्ता पक्ष और विपक्ष का। और सबसे बड़ी उपलब्धि, जो पहली उपलब्धि इसको मैं मानता हूं कांग्रेस के लिए है आगे, कि सारे विपक्षी दल उसके साथ खड़े हो गए। अरविंद केजरीवाल सबसे पहले कूद के आए, उन्होंने भाषण दिया। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, चंद्रशेखर राव, ये चार वो नेता हैं जो कल तक राहुल गांधी और कांग्रेस के नाम पर नाक बहुत सिकोड़ रहे थे, लेकिन इस मुद्दे पर एक साथ आ गए। तो अपोजिशन यूनिटी के लिए पहला एक, ये मैंने कह रहा हूं इससे कोई यूनिटी बन के एकदम से कल को जनता पार्टी बन जाएगी, ऐसी स्थिति नहीं है अभी, लेकिन एक जो है एक स्टैंड लेने से, और कांग्रेस ने स्वागत किया है। तो कैसे होता ना, हमारी आपकी लड़ाई हो मान लीजिए और रास्ता चलते दुआ सलाम शुरू हो जाए, तो उसके बाद बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ सकता है। तो ये एक इस घटना का एक टर्निंग पॉइंट जो है भारतीय राजनीति में ये है, और मैं इसको वैसे ही टर्निंग पॉइंट मान रहा हूँ। मैं इसको वैसे ही टर्निंग पॉइंट मान रहा हूँ, जो कि अभय जी ने कहा था इंदिरा गांधी की संस्था जब गई थी तो टर्निंग पॉइंट था। अब कांग्रेस इस टर्निंग पॉइंट को कैसे भुना पाती है, ये उसके नेतृत्व सब ये बात करें कैसे भुना पाती है। विपक्ष की वाली बात जो कर रहे हैं कि विपक्ष के पास मौका है एक साथ आने। इन्होंने कहा केजरीवाल राहुल गांधी के साथ आ गए, ममता बनर्जी साथ आ गए, बाकी कुछ दल आ रहे हैं साथ में, इसलिए आ रहे हैं कि राहुल गांधी तो मैदान में रहेंगे नहीं, तो कांग्रेस का सपोर्ट उनको मिल जाए। हालांकि ममता बनर्जी खुद मना कर चुकी है, हम कांग्रेस का साथ नहीं लेंगे, बात करेंगे तो चुनाव के बाद करेंगे। यही बात बीआरएस के नेता राव कह चुके हैं, हम कांग्रेस। ये तब कहा था जब राहुल गांधी सदस्य थे, अब सांसदी चली गई है, राहुल गांधी 8 साल के मान लीजिए बाहर है, तो ये मौका नहीं है विपक्षी पार्टियों के पास एक साथ होकर एक नेता चुन लेने का। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये इसलिए भी बोल रहे हैं ताकि कांग्रेस का सपोर्ट इनको अपने अपने प्रधानमंत्री पद की दावेदारी मिल जाए। हाँ? लेकिन क्या कांग्रेस ये गलती करेगी जो अरविंद केजरीवाल को समर्थन देके सरकार बनाई? क्या कांग्रेस फिर गलती करेगी ऐसे किसी नेता को समर्थन देके? ये भी एक सवाल है, क्योंकि एक नाम अचानक नीतीश कुमार का भी आ गया कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के बड़े प्रमुख दावेदार हो गए हैं। क्या कांग्रेस उनको सपोर्ट करेगी? नहीं करेगी। सवाल ये नहीं है कि विपक्ष की एकजुटता नहीं है, ये विपक्ष की अपनी अपनी पद की लोलुपता है, जो कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं कि हमको आप समर्थन दे दो, हम आपके लिए पीछे खड़े। अबे जी, पद की लोलुपता है विपक्ष की, या विपक्ष के लोग डर गए हैं कि कल हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है? आज राहुल गांधी की सांसदी गई, कल हो सकता है कि ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के ऊपर कुछ हो जाए, या केसीआर की बेटी के ऊपर कुछ हो जाए, कविता के ऊपर, इसलिए वो सब एक साथ होने का मौका ढूंढ रहे। क्या ये टर्निंग पॉइंट है कि पूरा विपक्ष एक साथ लामबंद हो सकता है इस बहाने से? देखिए, विपक्ष की एकता के मेरी निगाह में दो पहलू हैं जी। एक पहलू ये है जो कि उसकी मंजिल है, वो ये है कि भाजपा के उम्मीदवारों के खिलाफ किस तरह देश के ज्यादातर निर्वाचन क्षेत्रों में संयुक्त उम्मीदवार खड़े किए जाए। ये विपक्ष की एकता की मंजिल है जो अभी बहुत दूर है, बिल्कुल। लेकिन उसका पहला पहलू ये है कि कैसे विपक्षी एकता के लिए एक न्यूनतम कार्यक्रम बनाया जाए, और न्यूनतम कार्यक्रम के दो पहलू सामने दिखाई पड़ रहे हैं साफ, जो कई उसके कई डॉट लाइंस होंगी, जो कई बुलेट पॉइंट्स होंगे उस न्यूनतम कार्यक्रम के, उसमें दो बुलेट पॉइंट कम से कम साफ तौर पे दिखाई पड़ रहे हैं। कौन से? पहला ये है कि लॉ का वेपनाइजेशन किया जा रहा है विपक्ष के खिलाफ। कानून को सुप्रीम कोर्ट भी चले गए हैं। हाँ, कानून को हथियार के तौर पर इस्तेमाल, सुप्रीम कोर्ट में बहस भी हो रही है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में पहले से चर्चा है, कानून को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके विपक्ष को नाकारा बनाए जाने की एक नियोजित योजना के ऊपर अमल हो रहा है लंबे अरसे से। और ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भाजपा का जब सत्ता में नहीं आए थे तब का हथकंडा था। उस वक्त भी इनका कोई एक कार्यकर्ता 50 जगहों से लोग किसी के खिलाफ मुकदमा दायर कर देता था, आपको याद है? फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता था, फिर एक जगह सारी एफआईआर करवानी पड़ती थी। जब सत्ता में आ गए थे इस हथकंडे को वो और ज्यादा बार और ज्यादा प्रभावी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा मसला है अदानी का मसला, जो क्रोनी कैपिटलिज्म से ताल्लुक रखता है, जिससे भाजपा घबराई हुई है, चाहती है किसी तरीके से इस मसले की राजनीति के ऊपर कोई चर्चा ना हो, इस पर तकनीकी चर्चा होती रहे कि शेयर कैसे बढ़े, अकाउंटिंग फ्रॉड कैसे किया गया वगैरह, ये सब होती रहे। लेकिन ये दो बुलेट पॉइंट के दो कम से कम पॉइंट विपक्ष को मिल गए हैं। अब इनके बुद्धिजीवियों को, इनके रणनीतिकारों को चाहिए कि मिल बैठकर विपक्षी एकता का एक न्यूनतम कार्यक्रम ड्राफ्ट करें। अभी 1 साल पूरा पड़ा हुआ है, अभी कार्यक्रम अगर बन जाएगा और उसके इर्द गिर्द अगर जन गोलबंदी ये लोग कर पाए अपने अपने इलाकों में, अपने अपने प्रभाव के इलाकों में, तो एक ऐसी स्थिति बनने की मैं नहीं कहता हूं बनेगी और कामयाबी मिलेगी, एक संभावना है ऐसी स्थिति कि सरकार के खिलाफ वो एक आंदोलन खड़ा कर सकें। देखिए 10 साल हर कोई सरकार हो, कितनी भगवान कृष्ण की सरकार हो, उसके खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी हो जाएगी। सबके खिलाफ कुछ ना कुछ 10 साल में एंटी इनकम्बेंसी जमा हो ही जाएगी। सवाल ये है उसको आप असाधारण कैसे करते हैं,
उसको आप 60-70% के ऊपर ले आना पड़ेगा। 30-40% एंटी इनकम्बेंसी हर एक के खिलाफ होती है। हमारा काम नहीं तो कि हम नाराज हो जाते हैं। इस काम पे तो मेरे ख्याल से भाजपा ज्यादा अच्छे से काम करती है। जो बात जयदीप जी ने नहीं, भाजपा कही तो कि बहुत- गुजरात में पूरा बदल दिया उन्होंने, नहीं, भाजपा सारी तो एंटी सारी- इनकम्बेंसी खत्म कर दी और सीटें बढ़ा ली, रिकॉर्ड बना लिया। भाजपा ने एंटी इनकम्बेंसी का कैसे मुकाबला किया जाए और कैसे उसको अपने फायदे में प्रो इनकम्बेंसी में बदला जाए, इन चीजों पर महारत हासिल कर रखी है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में वो नहीं कर पाई ये काम। कहीं कर पाती है, कहीं नहीं कर पाती। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में करके दिखाया, जो उनके खिलाफ लोकसभा चुनाव एंटी इनकम्बेंसी दिख रही थी। विधानसभा चुनाव आते आते उन्होंने खेला हुए के नाम पे उसको प्रो इनकम्बेंसी में बदल दिया। उससे पहले बहुत सारे नीतिगत कदम उठाए थे उन्होंने। अरविंद केजरीवाल ने हाँ, कर दिल्ली अरविंद ने किया। सब लोग जो आदमी सत्ता में बने रहना चाहता है उसे एंटी इनकम्बेंसी का मुकाबला करना सीखना होगा, उसको प्रो इनकम्बेंसी में बदलना सीखना होगा। तो अब ये विपक्ष का काम है कि एंटी इनकम्बेंसी को बढ़ाए। अगर नहीं बढ़ा सकता तो विपक्ष किस बात का है? तो क्या विपक्ष बढ़ा पाएगा? मोदी के खिलाफ माहौल बना पाएगा? सब एक साथ होके 14 पार्टियां सुप्रीम कोर्ट चली गई कि बेजा इस्तेमाल हो रहा है। मुझे तो ताज्जुब आप पे हो रहा है कि आप क्या लगा के ये सवाल कर रहे हैं। 9 साल में नहीं कर पाए हैं, लेकिन हमारा काम है कि कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा ये सोचना होगा। केजरीवाल की जो भूमिका कल थी वो क्या थी? वो ये नहीं थी कि हम तुम्हारे कंधे से कंधा लगा के आगे आकर के लड़ने की भूमिका थी। आगे आके लड़ने की भूमिका का मतलब क्या होता है कि हम नेतृत्व के लिए तैयार हैं, चीजें हम उसको आगे करेंगे। उनके पास है क्या, क्या नहीं है, आधार क्या है, किस तरीके का, दूसरा। लेकिन एक पॉस्चरिंग जो है, जो कांग्रेस का कोई नेता नहीं कर पाया, वो केजरीवाल ने की। केसीआर बाद में आए, ममता धीरे से आई। वो एक पॉस्चरिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है राजनीति में, और वो उन्होंने की। लेकिन अब ये देखना होगा कि विपक्ष किस तरीके से मिल के लड़ता है। ये तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी या सत्तारूढ़ दल तो बिल्कुल भरपेट होकर के मैदान में निकल जाएंगे। उनके पास तो हमला करने के लिए बहुत सारे तर्क हैं। और अब जहां तक मुझे लगता है, ऐसी स्थिति में सिर्फ मुद्दे का पॉइंट राहुल गांधी होंगे। अब हिंडनबर्ग किनारे हो गया है, वो तकनीकी पे ही रह जाएगा। हिंडनबर्ग पे बहुत सारी बहस नहीं हो पाएगी। जहां तक दूसरी बात हो रही थी कि हिंडनबर्ग की ने कहा है कि दूसरी रिपोर्ट भी जारी करोगे, वो उन्होंने जारी कर दी कल। उसका वो खत्म हो चुका है मामला। मैं वापस राहुल गांधी बाराकू जी, ममता बनर्जी अलग से धड़ा बनाना चाह रही थी, सबसे मिल रही थी, उन्होंने कल राहुल के समर्थन में बोला। अरविंद केजरीवाल, उन्होंने मीटिंग बुलाने की कोशिश की विपक्षी पार्टियों की, उन्होंने समर्थन में बोला। केसीआर जो कि सबको बुलाने की कोशिश कर रहे गैर कांग्रेसियों को, उन्होंने समर्थन में बोला। उद्धव ठाकरे, शरद पवार, लल्लन सिंह, बिहार के जो जेडीयू के नेता हैं, तमाम विपक्षी नेताओं के बयान राहुल गांधी के समर्थन। अखिलेश यादव। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ये मौका नहीं है कांग्रेस के पास? क्योंकि अगर उनका सबसे बड़ा नेता अगर 6 साल के लिए या 8 साल के लिए डिस्क्वालीफाई, मान लीजिए वर्स्ट कम वर्स्ट सिचुएशन की वो नहीं है, राहुल गांधी के साथ चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो इन सब के पास मौका नहीं है कि कांग्रेस इन सबको ग्लू की तरह इकट्ठा करे और एक नेता को दे दे मोदी के सामने? है क्यों नहीं? मौका तो है ही। इससे बड़ा मौका क्या हो सकता है? हाँ, युद्ध का इससे बड़ा मौका क्या हो सकता है? लेकिन सवाल यह है कि कमर थोड़ी नमस्ते करने की मुद्रा थोड़ी नीचे करके कितने लोगों में मानता है, कितने लोग इसको आगे की रणनीति के हिसाब से जोड़ेंगे। अभी से अगर आप 24 की जोड़ने लगेंगे तो दिक्कत। इस समय तो ये जैसे कि पुराने इतिहास में हमारे यहाँ हुआ भी है, विपक्ष में जब वामपंथी और जनसंघ एक हो सकते हैं 75 के बाद में, तो क्या नहीं हो सकता? वो तो बहुत कुछ सकता है। लेकिन उसके होने के लिए आप कितना बढ़िया ग्लू तैयार करते हैं, किस तरीके से जोड़ते हैं। फेविकोल होगा या रद्दी लोकल होगा? लोकल होगा, फट जाएगा। फेविकोल इस्तेमाल करने के लिए जरा अकल चाहिए। तकनीकी वाला कारपेंटर बढ़िया सा होना चाहिए, तभी अच्छा कारपेंटर फेविकोल चलेगा। प्रवीण ऐसा है। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ उसमें बड़ी वजह यह है कि जब भी विपक्षी एकता की बात होती है ना, तो बड़ा कंफ्यूजन होता है। हम लोग तो डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन विपक्षी एकता को समझना भी हो। क्या है विपक्षी एकता का मतलब? क्या है कि एक साथ सपोर्ट में आ जाए। आ गए भाई, ममता आ गई, केजरीवाल आ गए, नीतीश कुमार को छोड़ दीजिए, उनकी चुप्पी को पलटी के तौर पर भी देखा जा रहा है। खैर वो पार्टी से आया, जेडीयू के अध्यक्ष आया, लेकिन नीतीश कुमार की चुप्पी को लेकर बहुत, चलिए खैर ये विषयांतर हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि विपक्षी एकता के मायने क्या है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस सीटों का बंटवारा कर ले, जहां पर उपचुनाव अभी कांग्रेस जीती और उम्मीदें बढ़ा रही है अपनी, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि महाराष्ट्र में है ही महाविकास अघाड़ी चल रही है, महागठबंधन चल ही रहा है बिहार में, लेकिन महागठबंधन में कांग्रेस की क्या स्थिति है? अब जितनी पार्टियां खड़ी हुई
जिनको आप विपक्षी पार्टी कहते हैं, वो कहां से खड़ी हुई? कांग्रेस जहां जहां खत्म हुई है वहां वहां वो पार्टियां खड़ी हुई हैं। तृणमूल कांग्रेस, शरद पवार, ये जितनी भी पूरा इतिहास उठाकर देख लीजिए। अब आप चाह रहे हैं कि ये पार्टियां दोबारा कांग्रेस को खड़ा कर दें, और क्यों खड़ा करना चाहेंगी? दूसरी बात ये है कि विपक्षी एकता का मतलब सीधा सीधा ये है कि पहले से कॉमन, जो अभय जी भी कह रहे हैं या तमाम पैनलिस्ट कह रहे हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर आ जाइए, मिल बैठकर बातचीत कर लीजिए। वो क्या होगा? सीटों का बंटवारा ऐसे कैसे हो जाएगा? सीटों का बड़ा कंफ्यूजन है। हम विपक्ष की बात तो कर लेते हैं, लेकिन विपक्षी एकता को जब डिफाइन करने बैठेंगे तो आपको केजरीवाल की, ममता बनर्जी की चुनौती भी समझ में आएगी कि मुद्दे एक हैं, ईडी सीबीआई सब पर बोल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस के साथ खड़े नहीं हो सकते। प्रवीण, मैं आपको इतिहास में ले जाता हूँ। ये बातें किताब पे अच्छी लगती हैं। 2004 के पहले चलिए, वाजपेयी जी पूरे शबाब पे थे, इंडिया शाइनिंग का नारा चल रहा था, प्रमोद महाजन छाए हुए थे, सोनिया गांधी घर से निकली, एक मायावती से मिली, रामविलास पासवान से मिली, और धीरे धीरे करके वो शरद पवार के यहाँ चली गई। धीरे धीरे करके उन्होंने यूपीए नाम का गठबंधन बना लिया, और जिसकी 8 सीटें ज़्यादा आई। एनडीए से यूपीए की 7 या 8 सीटें ज़्यादा, एक की 139 थी, एक की 146 थी। कांग्रेस और और बीजेपी की थी। हम कांग्रेस दो बीजेपी बड़ी की। पार्टी को बता रहा हूँ हाँ। कि बीजेपी एनडीए में तो फर्क था। कांग्रेस के इनिशिएटिव की वजह से हाँ। राहुल, सोनिया, जो बाक्कू जी कह रहे थे ना कि वो बाहर निकली, झुकी, अपने बिल्कुल। अड़ियल पन्ने को छोड़ा, उसका कारपेंटर, फायदा अच्छे कांग्रेस पार्टी कारपेंटर को मिला। तो वही कह रहा यही था। काम तो करना है खड़गे साहब को। और खड़गे साहब तो दलित चेहरा है, जिस दलित को बीजेपी वो बना रही है, वो तो कांग्रेस के अध्यक्ष ही है। नड्डा साहब तो ब्राह्मण आदमी है। तब तो फिर ममता बनर्जी स्पष्ट कर ही चुकी हैं कि भैया सब अपना अपना चुनाव लड़ लो, बाद में देख लेंगे हम। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वो पहले से ही कह रही है कि अभी से मत तय करो कि तुम लीड कर रहे हो, तुम्हारा चेहरा है, इस पार्टी के छाते के नीचे आ जाओ, उस पार्टी आप तो अपनी अपनी जगह लड़ो। अब लेकिन पश्चिम बंगाल में कैसे सपोर्ट कर दे कांग्रेस? कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस साथ में, पिछला लोकसभा तो लड़े थे साथ में। तो फिर अगर देखते हैं, ये तो एक बार अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी साथ में आ चुके हैं, सबके अपने अपने अनुभव हैं। मायावती और अखिलेश यादव साथ में आ चुके हैं, सबके अपने अपने अनुभव हैं। अब ये सारे इतिहास से ही आदमी वर्तमान के लिए सीख लेता। आपने इतिहास सही बता दिया, लेकिन वर्तमान की विपक्ष की स्थिति को समझना पड़ेगा कि कांग्रेस के साथ जाने में फायदा या नुकसान पर विचार किया जा रहा है। बहुत दिलचस्प विमर्श है। 2 बातें रखना चाहता हूं सुमित। एक तो ये है कि 2 घटनाएं जो बहुत एक के बाद एक हुई हैं, दोनों को एक दूसरे की तुलनात्मक रूप से, भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस की तरफ से लगातार आह्वान होता रहा, चिट्ठियां लिखी जाती रही कि आप आ जाइए, भारत जोड़ो यात्रा की वजह से विपक्षी एकता का सबब बनेगा और वो प्रतीक है और सब जुड़ जाएंगे। कोई नहीं आया। नहीं आए ना, सुप्रिया सुले आई, संजय राउत आए, क्या अरविंद केजरीवाल गए? हाँ, क्या गए? नीतीश कुमार गए? क्या ममता कोई गया था आम आदमी पार्टी से? नहीं, नहीं, अरविंद नहीं, केजरीवाल को तो नहीं, जम्मू में नहीं, बुलाया ही नहीं गया था, बुलाया चंद्रशेखर राव को बुलाया ही नहीं गया था, इन्विटेशन भी नहीं था। उन लोगों के बयान भी ये थे कि ये निजी यात्रा है, हम इसको निजी यात्रा मानते हैं। लेकिन यहां पर इस राहुल गांधी की सजा पर बिना आह्वान के भी लोगों के बयान आ रहे हैं। ये दोनों दिलचस्प पहलू। उसमें में रासबिहारी जी का पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है और उसी वजह से हो सकता है वो कूदे हों। लेकिन मैं इससे आगे की बात कहना चाह रहा हूं, क्योंकि अभी पिछली 3-4 वक्तव्यों में हमने विपक्षी एकता की बात की और सारा विमर्श विपक्षी एकता के आसपास हुआ है। मुझे लगता है कि ये सारे विपक्षी दल जब विपक्षी एकता की बात करते हैं और उस संयुक्त उम्मीदवारी की बात, जो उनका अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, मंजिल जिसकी अभय जी बात कर रहे थे, तब हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछले 2 चुनावों ने ये साबित कर दिया है कि दरअसल फर्स्ट पास द पोस्ट वाले इस संघीय लोकतंत्र में रहते हुए भी कहीं ना कहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री का चुनाव अध्यक्षीय प्रणाली की तरफ जा चुका है। लोग एक ऐसे व्यक्ति को देखकर वोट देते हैं, नरेंद्र मोदी को, जिसके लिए भाजपा के टिकट पर किसी को भी खड़ा कर दीजिए, और कई ऐसे सीटों के उदाहरण हैं। तो ऐसे में आपके पास कौन सा ऐसा चेहरा है जो उस चेहरे को उस अध्यक्षीय प्रणाली की तरफ जा चुके? और यह सत्य है भारत के लोकतंत्र का। और मैंने स्वयं उस चुनाव में ऐसे ऐसे उदाहरण देखे हैं जहां पर मेरा खुद का वोट है इंदौर में, वहां बाहर से, पूना से, अमेरिका से लोग टिकट कटाकर इसलिए आए कि मोदी जी नहीं हार जाएं, मोदी जी को वोट देना है। सामने मैंने, भैया कौन खड़ा है सामने पता नहीं, यहां से कौन खड़ा है पता नहीं, हम नहीं जानते, उससे नहीं मिले। उस विमर्श को तोड़ते हुए क्या आप विपक्षी एकता कायम कर पाओगे? क्या आपके पास उतना बड़ा मजबूत चेहरा? अब आइए राहुल पर, जो आज की डिबेट का विषय है। राहुल को विमर्श का केंद्र बनाए रखना सत्ता पक्ष को सुहाता है। अगर राहुल चेहरा बना रहेंगे और विपक्ष एक भी हो जाएगा तो आप खेल समझ लीजिए। आप कुछ बोलना चाह रहे जी? मैं इसमें, अगर विपक्ष किसी तरीके से, मैं कह रहा हूं किसी भी तरीके से, कितना भी झुक करके कुछ हो, कर्नाटक तक अपनी मतलब रीढ़ की हड्डी थोड़ी टेढ़ करके एक दूसरे से सब लोग सिर्फ हाथ जोड़ के खोपड़ी पे खोपड़ी मिला के काम कर लें तो काम हो सकता है। लेकिन ये आसान नहीं है। सिर्फ कर्नाटक का नतीजा आपको बता देगा कि कहाँ कितने पानी। आपको लग रहा है कर्नाटक बीजेपी जीत सकती है? नहीं, अभी बीजेपी हार भी जाएगी या वो तो बीजेपी अगर हारेगी तो अपने कर्मों से हारेगी, उसके बाद 40% वाले हिसाब से हारेगी। लेकिन जो खेल शुरू हो गया, क्या राजनीति
आपको अगर ऐसा लगता है गुजरात में क्यों मंत्री हटा दिए गए थे, आपको क्यों लगता है कि अमित शाह जाते हैं और येदियुरप्पा के लड़के के हाथ से गुलदस्ता जो देना कोई और चाहता था उसके हाथ से लेते हैं, क्यों सिंबोलिज्म का खेल हो रहा है, लिंगायत वोकलिका को अपने कब्जे में करने के बाद लिंगायत को बनाए रखने के पूरे खेल हो रहे हैं, दलित की लड़ाई कांग्रेस की जो आपसी है वो उसको और उभारा जा रहा है। तो राजनीति में कभी कुछ ऐसा, जैसे कि कहा 2004 में, क्या 2004 में किसी को लगता था कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली जाएगी? नहीं लगता था ना, आपने भी देखा, मुझे भी याद है, ऐसा नहीं कि नहीं याद है, 20 साल का मामला है अभी। तो 20 साल में राजनीति कब कैसे, लेकिन क्या सचमुच सब लोग विपक्ष अपनी अस्मिता, अपना जो कंधे पर बोझ है वो थोड़ा कम करके काम कर पाएंगे? सबसे बड़ी बात यही है, उसी पे कर्नाटक की हार जीत है और उसी पे 2024 तक की लड़ाई है। अगर कर्नाटक बीजेपी के हाथ से चला गया, अगर चला गया तो मुश्किलें बहुत सारी हैं, फिर तो और भी संभावना है, लेकिन अगर नहीं जाने पाया तो उसको फिर आप कोई कुछ भी कर लीजिए, कुछ नहीं होने जा रहा। मैं एक मुद्दे पे और आप सबका ध्यान लेके आना चाहूंगा, राजनीति पर बात करते रहेंगे। एक इल्जाम और लगा अभय जी, ये सवाल मेरा आपसे है। कल कहा गया कि लोकसभा सचिवालय ने बहुत जल्दी दिखाई, बहुत तेजी गति से काम किया और तुरंत उनकी सांसदी को बर्खास्त कर दिया। आज खबरों में पड़ा लक्षद्वीप के सांसद हैं फैजल साहब, जिनके उपचुनाव पर रोक लग गई थी, जिनकी सदस्यता चली गई है, जो अभी पेंडिंग पे पड़ा है, उनका बयान है अखबारों में आज कि वो 2 महीने पहले उन्होंने लोकसभा स्पीकर को लिखा है कि भाई मेरे फैसले पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, मेरी सदस्यता बहाल की जाए, और 2 महीने से मेरे बारे में कोई फैसला नहीं ले रहे हैं बिरला साहब, लेकिन इस मामले में तुरंत ले लिया स्पीकर साहब ने। तो क्या आपको लगता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, जैसे कि विपक्ष इल्जाम लगा रहा है, क्या वो दबाव में काम कर रही है? नहीं, इसमें तो मेरे ख्याल से आप सवाल पूछ रहे हैं, इसी पे मुझे थोड़ा ताज्जुब हो रहा है। दोनों सदनों के जो पीठासीन अधिकारी हैं और चुनाव आयोग है, इनकी निष्ठाएं पहले की तरह निष्पक्ष नहीं रह गई हैं। इस चीज को बार बार रेखांकित किया जाना चाहिए। अगर हम लोग चाहते हैं कि इस देश में कोई लोकतांत्रिक संतुलन बना रहे, तो इसको अगर हम रेखांकित नहीं करेंगे तो हम लोकतंत्र के साथ बहुत अन्याय करेंगे। आप देखिए, और इसका बिरला साहब तो पहले से पीठासीन अधिकारी हैं। जो राज्यसभा के नए पीठासीन अधिकारी आए हैं, जगदीप धनखड़, जो पहले पश्चिम बंगाल में राज्यपाल थे, वो पश्चिम बंगाल की राज्यपाली कैसे करते थे? उन्होंने राजभवन को समांतर सरकार का केंद्र बना लिया था। खुद जगह जगह जांच पड़ताल करने के लिए जाया करते थे, जैसे कि वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हो। ये जगदीप धनखड़ की स्थिति थी। और वो बड़े मितभाषी हैं, पत्रकारों में उनका बड़े अच्छे संबंध हैं, सबको वहां से फोन कर करके उनको सबको संतुलित रखते थे, उनके खिलाफ कोई बात भी नहीं उठती थी। तो उस मामले में राजनीति करने में बहुत कुशल भी हैं। तो पीठासीन अधिकारी जो कर रहे हैं कि हम कुशल है, तभी तो ये पूरा तर्क देखिए अपने आप में कि आपको जो भी बात बोलनी हो वो प्रमाणों के साथ बोलिए। अगर आप प्रमाणों के साथ नहीं बोलेंगे तो हम आपको बोलने नहीं देंगे, आपको रोका टोकी करेंगे और आपका माइक नीचे कर देंगे। आज तक कभी भारत के संसदीय इतिहास में ऐसा हुआ है? मुझे भी भारत के संसदीय इतिहास में आज तक कभी ऐसा हुआ है कि सांसद से ये उम्मीद की जाए कि वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का रोल प्ले करे? वो तो कविता भी पढ़ना चाहेगा तो कविता पढ़ेगा संसद में, उसे कोई भी रेटरिक का इस्तेमाल करना होगा तो रेटरिक का इस्तेमाल करेगा। वो कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी थोड़ी ना है सांसद जो है। ये तो आप पूरे संसद की जो गरिमा, उसका जो पूरा काम है संसद का, आप उसी को खत्म किए दे रहे हैं। तो इस तरह कभी नहीं, आप कभी भी देख लीजिए, इतना अब तो भारत 70 साल पुराना लोकतंत्र हो ही गया, इतने दिन संसद चल रही है, कभी किसी पीठासीन, और ये संविधान की वो धारा जो संसद की बहस की नियामक है उसमें भी नहीं लिखा हुआ है। ये अगर आप संविधान की दृष्टि देखें उसमें भी नहीं लिखा हुआ है कि सांसदों से यह अपेक्षा की जाती है कि वो दस्तावेजी और प्रमाण सहित बात करेंगे। लेकिन ये पीठासीन अधिकारी लगातार इसके ऊपर जोर दे रहे हैं, ऐसा किया जा रहा है। और मीडिया का एक बड़ा हिस्सा इसकी आलोचना नहीं करता है, उन पीठासीन अधिकारियों को आड़े हाथों नहीं लेता है। उनकी निश्चित रूप से सार्वजनिक जीवन में कड़ी आलोचना होनी चाहिए, वरना आप समझ लीजिए लोकतंत्र। आपने कुछ ना कहते हुए सब कुछ कह दिया। राज बिहारी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे पीठासीन अधिकारियों के सिलसिले में? नहीं, मैं अभय जी की 2 बातें हैं। पहले तो बंगाल के बारे में जी, उन्होंने कहा कि बंगाल में जो 2021 का विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें ममता बनर्जी दोबारा सत्ता में, तीसरी बार सत्ता में आई, सत्ता विरोधी लहर को उन्होंने संभाल लिया। ऐसा नहीं है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी 126 विधानसभा सीटों पे आगे रहती है और 2021 में 77 सीट जीतती है। लेकिन जो लोग विधानसभा चुनाव के दौरान रहे हैं, बाद में रहे हैं, पहले रहे हैं, वहां पर
ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं ने, टीएमसी के नेताओं ने किस तरह आतंक मचाकर चुनाव को जीता, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है ये। बिल्कुल इल्जाम लगा बार बार, और बार बार इल्जाम लगा है, और सीबीआई जांच भी कर रही है, कोर्ट में एफआईआर भी दर्ज हो चुकी हैं। 50 लोगों की तो सीबीआई ने ही बताया कि 50 लोग मारे गए चुनाव बाद। ठीक है, चुनाव से पहले कितने लोग मारे गए, चुनाव के दौरान कितने लोग मारे गए, मैंने अपनी किताब में लिखा है। विषयांतर होगा, हम विषय पे आ जाए आज के। मैंने उनका जवाब पीठासीन अधिकारी। दूसरा उन्होंने कहा पीठासीन अधिकारी। बंगाल के राज्यपाल की भूमिका में जब पूरा संविधान का ढांचा चरमरा रहा होता है, ऐसे में राज्यपाल की भूमिका बनती है। उसका कानून व्यवस्था अगर कहीं खराब है, कहीं बमबारी हो रही है, कहीं दंगे हो रहे हैं, तो राज्यपाल का दायित्व होता है कि वो सरकार से पूछे कि क्या स्थिति है, और विपक्ष जाके दरखास्त करता है राज्यपाल से कि वहां लोगों को मारा जा रहा है, पुलिस जो है वो एक पार्टी की बनके रह गई है, बल्कि पुलिस ही टीएमसी जैसा रोल निभा रही है। तो ऐसे में राज्यपाल की भूमिका बनती है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहां पर जगदीप धनखड़ ने राज्यपाल के तौर पे बहुत अच्छी तरह से काम किया। ठीक है, और दूसरा बात है कि अब जो पीठासीन अधिकारी की भूमिका है, क्योंकि वो इस राहुल गांधी के मामले में वो कानून कहते हैं, मोहम्मद फैजल को लेके कुछ और तरीका था, राहुल गांधी कुछ और तरीका। बात पा रहा हूँ कि कई सांसदों ने पार्टी बदली, हाँ। खासतौर पर बंगाल में। तो एक पीठासीन अधिकारी का दायित्व होता है कि बुला के पूछे उससे कि भाई आपने पार्टी बदली है क्या। वो जवाब देता है, अगर उसके जवाब से वो संतुष्ट है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा में यही हो रहा है, बीजेपी के कई विधायक पार्टी छोड़ गए, अब वो इस वहां के स्पीकर को फैसला करना है। तो वहां भी तो ये बात है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, पीठासीन अधिकारी दिल्ली में है तो बीजेपी का है, तो बीजेपी के लिए काम कर रहा है, बंगाल में है तो ममता का है तो ममता के लिए काम कर रहा है। एक उदाहरण और भी है, उत्तर प्रदेश में मोहम्मद आजम खां, उनके बेटे की तो सदस्यता तुरंत चली गई, लेकिन खतौली के विधायक बीजेपी के, उनको जब सजा हुई उनको, तो उनके लिए 1 महीने तक कोई फैसला नहीं हुआ। जब राष्ट्रीय लोकदल ने मामला उठाया सदन में, तब जाके स्पीकर साहब ने वहां फैसला लिया। 1 महीने तक इंतजार किया गया। तो ये वहां भी कोर्ट का मसला था, नहीं, कोर्ट का मसला नहीं था, वहां पूरी सजा वहां भी हो चुकी थी। सजा में तो तुरंत सजा जाना चाहिए, वो कानून तो चाहिए। यही कहता है, जैसे राहुल गांधी यही की, कहता है, मोहम्मद आजम खान तो उसी दिन जाता है। तो वहां भी ऐसा हुआ, 1 महीने तक इंतजार किया गया विक्रम सैनी वाले मामले में। तो कहने का मतलब इस तरह के जो, ये सही है कि जो संसदीय लोकतंत्र की एक विडंबना है भारत में खास करके, कि पीठासीन अधिकारी चूंकि सत्तारूढ़ दल के ही चुने जाते हैं, इसीलिए हर सत्तारूढ़ दल जो है चाहता है कि स्पीकर उनका हो। गठबंधन भी होता है तो सबसे बड़ा दल जो होता है वो चाहता है कि स्पीकर हमारा हो। बिहार में देख लीजिए, सब जगह, हमेशा तो बिहार में, हर जगह भाई, क्या बिहार कहीं भी ऐसी। और अब तो एक और तो हो गया, जो डिप्टी स्पीकर अपोजिशन को मिलता था वो भी नहीं दिया जाता, क्यों पता नहीं, वही ड्यूटी पे हो तो कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए। तो इसलिए जो है ये स्पीकर का, पीठासीन अधिकारी का इस्तेमाल सत्तारूढ़ पार्टियां जो है अपने हिसाब से करती हैं, और ये अतीत में भी हुआ है, आज भी हो रहा है। इसलिए, लेकिन अभय जी की बात है कि इस पर जो तमाम समाज के जो वर्ग हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे एक्टिविस्ट हो, चाहे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, उनको इस पर मुखर होना चाहिए। पहले भी मुखर थे, अब भी मुखर होना चाहिए, ताकि जो चेक एंड बैलेंसेस हैं, भाई लोकतंत्र चलता है लोकलाज से, तो लोकलाज अगर तभी होगा जब लोग बोलेंगे, जब उस पर ये सही बात है कि संसद में हमने जहाँ तक रिपोर्टिंग की है 30 साल कम से कम पार्लियामेंट की, संसद में क्या होता है कि कोई भी सांसद अखबार में कोई खबर छपी, वो उसको उठा सकता है, चाहे 0 आवर में उठाए, चाहे क्वेश्चन आवर में तो देना पड़ता है पहले से, या नोटिस देना पड़ता है, उठा सकता है। अब अगर वो जांच करने लगेगा तो फिर उठा ही नहीं पाएगा। जांच करने का काम सरकार का है। उसने कोई सवाल उठाया, कोई घटना की जानकारी दी, ये जिम्मेदारी सरकार अगर कॉग्निजेंस लेती है उसका, तो जांच करे और उसमें जो स्थिति स्पष्ट करे। शरद यादव ने मुझे बताया था कि इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, वो पहली बार जीत करके आए थे 74 में उपचुनाव, बोले अखबार में कुछ भी छपता था, बोले मैं उठा देता था। अगले दिन बोले मुझे शाम को जो इंदिरा गांधी बुला लेती थी, पूछती डिटेल क्या, मैं अखबार रिकॉर्डिंग दे देता था, और अगले दिन मेरे पास पार्लियामेंट से, वहां से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कंप्लेंट रिपोर्ट आ जाती थी। ये शरद यादव जब नहीं है इस दुनिया में बताया था। तो ये नहीं है कि अब पीठासीन अधिकारी कहें कि आप प्रमाण दीजिए, ये तो वही हो गया कि थाने में आप रिपोर्ट लिखाएं, दरोगा जी का प्रमाण दीजिए, तो फिर जांच काहे की होगी। तो ये मतलब कहने का कि ये तो एक तरह से सांसदों का जो विशेषाधिकार है, उसी पर एक तरह से ये सवाल है कि वो बोले कि ना बोले, फिर तो कोई बोलेगा ही नहीं। अभय जी आप कुछ बोलना चाहते? एक हम लोगों का अस्तित्व भी दांव पे लगा हुआ है। पत्रकारों को बार्किंग डॉग्स ऑफ डेमोक्रेसी क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्या कुत्ता जब किसी व्यक्ति के ऊपर संदेह से भौंकता है, लगता है कि चोर चाल चल रहा है ये, तो कुत्ते के पास प्रमाण होता है कि यही चोर है क्या वो? तो पत्रकार को अगर लगता है कि कहीं भी ज्यादती हो रही है, लोकतंत्र का क्षय हो रहा है, तो उसके खिलाफ लिखता है कि नहीं लिखता है?
उसके खिलाफ सोचता है। अमर उजाला तो सवाल पूछ रहा है ना सर, नहीं। पीठासीन अधिकारी का रोल मुझे नहीं पता बाकी लोग क्या कर रहे थे। मैं यही कह रहा हूँ, इस पूरे मैं यही मामले कह रहा में हूँ। अमर उजाला मीडिया का हिस्सा है, हमने सवाल नहीं पूछा। मैं यही कह रहा हूँ जी। कि ये हर बार ये कहना कि पहले आप प्रमाण खोज के लाइए उसके बाद बोलिए, इससे तो पत्रकारिता ही नष्ट हो जाएगी पूरी तरीके से। दरअसल मुझे लगता है अच्छा, कि एक मिनट, जो हाँ, पूरी sorry, बात, हाँ। प्लीज। दूसरी बात यह है कि ये केवल जगदीप धनखड़ साहब का मामला नहीं है, ये मसला विपक्ष की जहां जहां सरकारें हैं वहां पर जितने भी राज्यपाल या उपराज्यपाल हैं उन सबका मसला है। ये बाकायदा एक दीर्घकालीन राजनीतिक रणनीति है। जिन लोगों को हम चुनाव में नहीं हरा सकते उनकी सरकारें नहीं चलने देंगे किसी कीमत पर, चाहे दिल्ली में हो, चाहे पांडिचेरी में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे तमिलनाडु में हो, सारे के सारे। इसीलिए फेडरल फंड का विचार जो हम अपोजिशन का न्यूनतम कार्यक्रम जो बता रहा था मैं, उसमें तीसरा मुद्दा यह है कि किस तरीके से संघात्मकता की रक्षा की जाए। राज्यपाल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है, संविधान उसको यह अधिकार नहीं देता राज्यपाल को, और राज्यपाल का केवल काम यह हो गया कि विपक्ष के मुख्यमंत्रियों के सामने सवाल उठाता रहे, उनके हर सवाल को उनके हर प्रस्ताव को रोके। यही राज्यपाल काम हो गया केवल। माफी के साथ बीच में बोल रहा हूँ, हम इस विषय पर एक अलग से डिबेट करेंगे पूरा। आज का मुद्दा तो राहुल गांधी है, आज का मुद्दा तो भविष्य है। सरकारें तो कांग्रेस ने गिराई है। नहीं वो जो यही फर्क है, ये कह रहे हैं, बात सही है। देखिए कांग्रेस की रणनीति में भाजपा की रणनीति में फर्क क्या है? कांग्रेस तो संविधान के प्रावधान का लाभ उठा के सरकार गिरा देती थी, भाजपा उसका विरोध करती थी। भाजपा उस प्रावधान का इस्तेमाल नहीं कर रही है। भाजपा कहना है कि उस प्रावधान का इस्तेमाल किए बिना ही सरकार नहीं चलने देंगे। नहीं वो आपसे यही अखंड है असली। अलग विषय है। अरे, वो मैं उस पर अलग आपको विषय कुछ है। बोलना चाहता आपको नहीं, टोका नहीं, मैं तो सिर्फ ये है कि दरअसल इसके पीछे कमजोर कड़ी कहाँ है? क्या कमजोर कड़ी मीडिया है? क्या कमजोर कड़ी कोई और है, या सिर्फ विपक्ष है? आखिर मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि पिछले 10 सालों में, 15 साल में, अगर जब भाजपा उभर रही थी तो विपक्ष क्यों नहीं गैस के दाम पे लड़ाई लड़ता रहा सड़क पे? क्यों नहीं बेरोजगारी पे आता रहा? क्यों नहीं और मुद्दों को लेकर लड़ा ना? राहुल गांधी निकले थे, अरे बैलगाड़ी लेके निकले हैं, सिलेंडर लेके निकले हैं, सब चीजें हुई हैं। अगर महंगाई को लेके एक दिन की लड़ाई से ऐसा हो जाता तो सुमित बाबू न जाने क्या क्या चीजें बदल जाती। तो एक दिन की लड़ाई से कुछ नहीं होता है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है राजनीति में। अतीत को फिर याद कीजिए, जब भी विपक्ष में भाजपा नाम की चिड़िया रही थी तो उसने खूब फड़फड़ाया है। ये नहीं हुआ एक बार उड़ के फड़फड़ा के बैठ गई। तो फड़फड़ाना जो होता है ना, जो नजर आए लोगों को, वो तो हम लोगों ने शुरू में कहा कि कल जब फैसला आ गया 24 घंटे हो गए, फड़फड़ाहट दिख रही है। जयदीप कुछ बोलना चाह रहे हैं जी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बात सही है कि जो भी सत्ता में रहा है उसने सत्ता की शक्तियों का दुरुपयोग किया है। तो इस बात के उदाहरण दोनों तरफ से दिए जा सकते हैं। जो भी सत्ता में रहा है, कोई भी दूध का धुला नहीं है, सबने अपने अपने हितों में सत्ता के, और इन उदाहरणों पर हम अगर बहस करेंगे तो पूरे के पूरे कई सारे शो हमको करने पड़ जाएंगे। आपने ठीक कहा बात राहुल गांधी की। दूसरी बात जो हो रही थी कि इस तरह के मुद्दों को उठाना चाहिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हुई, उसको बराबर मीडिया कवरेज मिला। अगर महंगाई को लेके, मुझे लगता है कि उसके आगे जाकर क्या और ऐसे मुद्दे ढूंढ के लाए जा सकते हैं। पिछली बार अवधेश जी बैठे थे, वो खुद बोल गए कि ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर सरकार को घेरा जा सकता है। शायद उतनी स्टडी, उतनी रिसर्च नहीं है। मैं ये बात मानता हूं कि संसद में सबको खुलकर बोलने का अधिकार होना चाहिए, जो अभय जी कह रहे थे, लेकिन इसके आगे विपक्ष की एक स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए कि किन मुद्दों पर वो सरकार को घेरेगी, किन मुद्दों पर लड़ेगी। केवल हम ये कहते रहे कि ये हो नहीं रहा या ये नहीं किया जा रहा, वो मुझे लगता है कि सही नहीं है। लेकिन इस बात पर हमें खबरों के खिलाड़ी के इस कार्यक्रम में, जो खासतौर पर हमने इसमें अमर उजाला में प्रस्तुत किया, इस बात पर जरूर हम सहमत हो सकते हैं कि सत्ता का दुरुपयोग सभी ने किया है, अपने अपने तरीके से किया है। कोई उस दुरुपयोग को लेकर खुले से स्वीकारोक्ति नहीं करता है, लेकिन वो होता रहा है। किसी ने बहुत निर्ममता से किया है, किसी ने छुपे तौर पर किया है। पीठासीन अधिकारी सभी सत्ताओं के अपने अपने पक्ष में काम करते रहे। आप ये देखिए ना कि वो कोरोना के समय में पटना का पुलिस अधिकारी बंबई में जा रहा है, उसको क्वारंटाइन करके पटक दिया आपने। तो क्या लोकल सत्ता ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया है? जहां जिसके हाथ में लाठी है, वो उस लाठी को उपयोग अपनी पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में लोकतंत्र की आत्मा बनी रहे, मुद्दे उठते रहें, जीवित रहें। और ऐसा जब हो रहा है, नैतिकता का पतन कहीं हो रहा है, सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, तो उसके खिलाफ आवाज उठती रहे। ये आवश्यक है, वो आवाज उठती रहनी चाहिए। लेकिन ये सामूहिक जिम्मेदारी है किसी एक। सवाल बड़ा गंभीर है, और बात को आगे ले जाने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्या मानहानि का मामला क्रिमिनल ऑफेंस होना चाहिए? ये क्योंकि कई देशों ने अपने कानून को बदला है। यूरोप के कई देश हैं,
उन्होंने ये नहीं कह होना। दिया कि ये सिविल का मामला है, डिफेमेशन नहीं में आप होना पैसा ले लीजिए, पर ये क्रिमिनलिटी साबित होना करना, जेल जाना, सजा होना, ये नहीं होना चाहिए, मानहानि के केवल लेकर। मैं उसी पर आपके देखिए ऐसा है, पहले तो मैं जो जयदीप जी की बात को ही थोड़ा आगे बढ़ा के एक लाइन बढ़ाऊंगा कि ये बिल्कुल सही है, सत्ता का दुरुपयोग सबने किया है, लेकिन इस देश में ऐसा उदाहरण भी है कि अपनी ही निर्वाचित सरकार के खिलाफ डॉक्टर लोहिया जो है उन्होंने बयान दिया था, सरकार को इस्तीफा देना पड़ा था। तो ऐसे लोग रहे हैं, लेकिन जनता उनको नहीं मानती। ज्योति बसु प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए सीपीएम की सेंट्रल कमेटी जो है उसने मना कर दिया, नहीं बनेंगे आप, डेमोक्रेसी इंटरनल पार्टी की। और ज्योति बसु चाहते थे बनना, नहीं बने, लेकिन जनता उसको नहीं मानती। जनता को पसंद ही ऐसे लोग हैं जो सत्ता के साथ ठसा के साथ काम करें। वोट जनता कहाँ दे रही है? न कम्युनिस्टों को दिया, न सोशलिस्टों को दिया, जो नैतिकता की बात करते रहे। इस देश में बड़ी विचित्र स्थिति है कि लोग, सरकार चाहते हैं नैतिक हो, राजनीति नैतिक हो, लेकिन अपने जीवन में सबसे ज्यादा नैतिकता करेंगे हम सब लोग। तो ये जो पाखंड है हमारे समाज का, ये इसका बहुत बड़ा ये प्रस्फुटन है राजनीति में। जैसे लोग हैं वैसी राजनीति है। इसलिए मुझे लगता है कि एक ने गलती की है तो दूसरा भी करे, ये नहीं, बल्कि गलती सुधारने की बात होनी चाहिए। गलती सुधारने की बात, वरना फर्क क्या है? अगर कांग्रेस ने अतीत में किया तो भुगत रही है, 44 से 53 पर है, आप 303 पे से 53 में क्यों जाना चाहते हो वही गलतियां करके? सवाल ये है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे लगता है इस पर बड़ी समग्र दृष्टि अपनानी चाहिए हम सब लोगों को। जहां तक मानहानि वाली बात है, बिल्कुल मैं सहमत हूं इस बात से। देखिए, मानहानि जो है ये सिविल ऑफेंस ही होना चाहिए, क्रिमिनल मेरी अपनी राय है निजी तौर पर। क्योंकि क्या है, जैसे उदाहरण दे रहा हूं, अब ये राहुल गांधी मानहानि के मामले में दीवार हुए, बाकी जो है जो उदाहरण है वो भ्रष्टाचार के मामले में या आपराधिक मामलों में दीवार हुए, लेकिन श्रेणी एक ही हो गई, श्रेणी की सजा एक जैसी हो गई, सजा एक जैसी हो गई, श्रेणी एक ही हो गई। तो ये कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि क्या राहुल गांधी और जो दूसरे जो दीवार हुए हैं मान लीजिए किसी गंभीर अपराध के आरोप में, वो एक ही कैटेगरी में है। जॉर्ज फर्नांडीज जो बड़ौदा डायनामाइट कांड के में आरोपित थे, तो क्या उनको आतंकवादी माना जाएगा? नहीं, पॉलिटिकल केस था वो, और पॉलिटिकल केस था। बाद में वो राजनेता थे, रक्षा मंत्री रहे, देश के सब कुछ रहे। तो राजनीतिक मामलों में भी केस रजिस्टर्ड होते हैं क्रिमिनल, ये हमें फर्क करना पड़ेगा। जयदीप कुछ बोलना चाह रहे जी। तो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अडानी वाले मुद्दे पर, मोदी अडानी के रिश्ते पर, और उसमें वो लगातार यही कह रहे हैं कि गुजरात के समय से, जो गुजरात में ये मुख्यमंत्री थे मोदी जी, तब से लेकर उनके रिश्ते हैं, और मैं इसको लेकर बार बार उठा रहा हूं, इतनी कंपनियां, इतनी शेल कंपनियां। तो कुल मिलाकर बहस का मुद्दा अडानी ही है, और सदस्यता रद्द होने को लेकर या इसके आगे कांग्रेस की क्या रणनीति होगी, इसको लेकर पूरी बात सामने नहीं आई है। लेकिन मूल मुद्दा फिर वही अडानी वाला है, जिसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया गया है। एक ये बात थी। दूसरी बात थी जो चूंकि उनकी जो सदस्यता रद्द हुई उस पर हमने पूरा आज का विमर्श रखा है। विनोद जी ने जो बात कही है कि लेजिटिमाइज नहीं करने, में इसमें यही बात कहूंगा, जब से ये पूरा मुद्दा उठा है मैंने लगातार यही कहा है, ये जो मानहानि का मुकदमा है ये आपराधिक होना चाहिए या नहीं, क्योंकि 2 साल से अधिक की आपराधिक सजा पर ही ये वाला सदस्यता रद्द का प्रावधान है। लेकिन सार्वजनिक विमर्श में जो कोई भी व्यक्ति गलत भाषा का उपयोग मंचों से करता है, मैं तो ये भी कह रहा हूं कि चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या न हो, उसे इसी तरीके से कोर्ट में घसीटकर सजा मिलनी चाहिए, ताकि हमारा सार्वजनिक विमर्श अच्छी तरफ जाए, शुचिता की तरफ जाए। और ये दोनों ही पक्षों द्वारा होता है। ऐसा नहीं है कि केवल राहुल गांधी ने कोई मोदी नाम लेकर इस तरह की बात कही है। इस तरह का अनर्गल प्रलाप सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे उनकी तरफ से हुआ। क्यों नहीं कांग्रेस के लोग उनको कोर्ट में घसीटते? क्यों उन लोगों को भी सजा दिलवाने के लिए उसी तरह के प्रयत्न नहीं होते? मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर इस तरह की बातचीत मंच से हो रही है जिसमें जिम्मेदारी का भाव नहीं है, जवाबदेही नहीं है, आप कैसे कह सकते हैं 2-3 सरनेम लेकर कि उसी सरनेम के सारे लोग खराब हैं या चोर हैं? जिस वजह से सदस्यता गई है, अगर उसको ही हम केवल बहस का बिंदु बनाएंगे तो हमको पता लग जाएगा कि यहां पर वो गलत है, गलत मुद्दे को लेकर लड़ रहे हैं। इसकी वजह से लोकतंत्र अगर खतरे में आ रहा है तो कैसे आ रहा है वो देखना पड़ेगा। आपने मंच से कह दिया कि भाई इस सरनेम के सारे व्यक्ति चोर होंगे, मोदी सरनेम के। क्यों कह दिया? क्या सचमुच ऐसा होता है? क्या इसी से यह भी साबित होगा कि सारे गांधी थे? मेरा कहना है कि मूल मुद्दा यह है कि किसी ने मंच से गैर जवाबदेह बात कही है। ऐसी बात कोई भी कहता है, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो, विपक्ष का हो, सार्वजनिक जनप्रतिनिधि हो, अगर उसने ऐसी बात कही है, जो हमने देखा है मौत के सौदागर से लेकर तमाम बयान आए हैं, 50 लाख की हीरोइन वाले बयान आए हैं, ऐसे सारे बयानों को जब तक मानहानि का मुकदमा करके कोर्ट में नहीं घसीटा जाएगा और इस तरह की सजाएं नहीं मिलेगी और इस तरीके से सदस्यताएं नहीं जाएंगी, तब तक हम इस विमर्श को, राजनीति में जो बहस का स्तर गिरा है उसको सुधारने की दिशा में आगे नहीं बढ़ेंगे। लोग जवाबदेह बने। माफ़ करिएगा, वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा तमाम मेहमानों का। लेकिन एक चीज़ अंत में हम ये कह सकते हैं, कम से कम राहुल गांधी के इस घटनाक्रम को लेकर,
कि 2024 की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी इसको ऐसे ही प्रोजेक्ट करेगी कि हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ रहे थे, हम देश में जो भ्रष्टाचारी हैं उनको एक्सपोज करना चाहते थे और हमारे नेता को आपने संसद से बाहर कर दिया। यानी हमदर्दी बटोरने की, सहानुभूति पाने की एक कोशिश कांग्रेस पार्टी करेगी। तो जो करिश्मा इंदिरा गांधी ने दिखाया था 78 से लेकर 80 के बीच में, क्या वो करिश्मा 23 से 24 के बीच में राहुल गांधी की कांग्रेस दिखा पाएगी? इस पर हम सबकी नजरें रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अक्कू जी, विनोद जी, अभय जी, रासबिहारी जी, प्रवीण जी, जयदीप जी, थैंक यू सो मच। खबरों के खिलाड़ी में अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नए विषय पर, कुछ नए मेहमानों के साथ। शुक्रिया। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।